आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे मैं कह रहा हूँ ये जो 2023 जो साल है वो आपके सामने आपसे मैं कहूँ बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं लेके आए। जो आपने अपनी लाइफ में गोल बनाए हैं, जो आपने आपसे लक्ष्य बनाए हैं, वो सब के पूरे हो। आपसे मैं कह रहा हूँ आप बहुत 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 अच्छे ऊंचाइयों पर पहुँचे। आपसे मैं कहूँ ऐसी मैं शुभकामनाएं आपके लिए करता हूँ। क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूँ हमारी जो स्टडी चल रही है उसमें आज फिर एक नए साल के अंदर नया टॉपिक आपसे मैं कहूँ स्टडी करा रहा हूँ। आपसे मैं कहूँ आई होप आप निरंतर स्टडी कर रहे होंगे। तो हम फिर एक नया चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर, आज हम पढ़ेंगे। आपसे मैं कह रहा हूँ गति और गति के नियम। क्लियर। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मैंने कहा मोशन, ठीक है, एंड आपसे मैं कह रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। बोलो टॉपिक हमारा क्या है? गति, आपसे मैं कह रहा हूँ, और गति के नियम। क्लियर। बहुत आसान टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। जब आप बचपन में छोटी कक्षाओं में पढ़ते हो तो फिजिक्स के अंदर आपको आपसे मैं कहूँ ये चैप्टर जरूर पढ़ने को मिलता है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले गति हम पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो एग्जाम में हमें पूछी जा सकती है। फिर गति के नियम की बात करेंगे। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब गति क्या होती है? किसी भी कण की अवस्था में परिवर्तन होता है उसे हम गति कहते हैं। मैंने कहा बोलो कण की, मैंने कहा स्थिति में परिवर्तन, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन, या मैं बोलो अवस्था में, बोलो मैंने कहा अवस्था में बोलो परिवर्तन, परिवर्तन गति बोलो कहलाता है। ओके। उसके बाद आपसे मैंने कहा कि हमें पता होना चाहिए गति के प्रकार। क्लियर। तो हमें कुछ महत्वपूर्ण गतियां हैं जिनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। पहली है रेखीय गति, बोलो आपसे मैं करूं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ताकार गति, ओके, सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे आवर्त गति, बोलो पीरियोडिक मोशन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोलन गति, बोलो दोलन गति मतलब ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति। क्लियर। ये क्या होती है? बोलो लीनियर, बोलो आपसे मैं कहूँ मोशन, ठीक है। ये क्या होती है? बोलो बोलो सर्कुलेटरी मोशन, आप सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये क्या होती है? पीरियोडिक मोशन, बोलो मैंने कहा पीरियोडिक मोशन। ये क्या होती है? ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसी तरह से आपसे मैं कहूँ एक होता है घूर्णन गति, घूर्णन गति का मतलब रोटेशनल मोशन, आपसे मैं कहूँ रोटेशनल मोशन। क्लियर। ओके। मेरे कहने का मतलब ये कुछ महत्वपूर्ण गतियां हैं जिनके बारे में जानना है, और आपसे मैं कहूँ क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इनमें सारे हम देखते हैं। क्लियर। सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं रेखीय गति। क्लियर। रेखीय गति मतलब क्या है? बोलो लीनियर, आपसे मैं कहूँ मोशन, ठीक है। रेखीय गति मतलब कौन सी मोशन? लीनियर मोशन। तो मेरे कहने का मतलब है एक सरल रेखा में जो गति होती है उसे रेखीय गति कहते हैं। क्लियर। तो मैंने कहा सरल रेखा, ठीक है, में होने वाली आपसे मैं कहूँ गति। इसका मतलब सड़कों पर हमारे वाहन जो गति करते हैं वो रेखीय गति करते हैं। और हमें क्या पता होना चाहिए? रेखीय गति बोलो के अवयव, ठीक है, कंपोनेंट आपसे मैं कह रहा हूँ ऑफ लीनियर मोशन, कंपोनेंट आपसे मैं करूं, मैंने कहा कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ लीनियर मोशन, ठीक है। तो लीनियर मोशन के कुछ अवयव जैसे नंबर 1 मैंने कहा हमें दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। डिस्टेंस एंड बोलो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से मैंने कहा बोलो चाल और वेग, ठीक है। चाल और वेग मतलब क्या कहना चाहता हूं? हमें स्पीड
एंड वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही मैंने कहा बोलो एसिलरेशन, ठीक है, बोलो एसिलरेशन आप सबके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा पहला हम देखते हैं दूरी और आपसे मैं कह रहा हूँ विस्थापन, ठीक है, दूरी और आपसे मैं कह रहा हूँ विस्थापन, ठीक है। तो एक तरफ मैंने किया बोलो दूरी, बोलो डिस्टेंस, आपसे मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस, ठीक है, और एक तरफ मैंने किया विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या बोलो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा दूरी क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट परिभाषा को लेके गति के पथ की वास्तविक लंबाई, यानी दूरी क्या होती है बोलो पथ के आपसे मैं कहूँ वास्तविक लंबाई, ठीक है, को हम क्या कहते हैं बोलो दूरी कहते हैं। और मैंने कहा विस्थापन क्या होती है बोलो पथ की न्यूनतम लंबाई, आपसे मैं को न्यूनतम लंबाई, ठीक है, न्यूनतम आपसे मैं को लंबाई। ओके, तो गति के पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं और पथ की न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। ये क्या है बोलो आपसे मैं को अदिश राशि है। बोलो अदिश राशि है मतलब मैंने कहा स्केलर क्वांटिटीज है, और मेरे कहने का मतलब है कि ये जो होती है वो क्या होती है बोलो सदिश राशि, आपसे मैं करूँ वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर, क्या है बोलो वेक्टर आपसे मैं कहूँ क्वांटिटीज है। ओके, उसके बाद बोलो यदि गति हुई है तो कभी दूरी का मान शून्य नहीं होता है। यदि आपसे मैं कहूँ गति हुई है, आपसे हुई है तो इसका मान आपसे मैं को मान कभी भी मैंने कहा शून्य नहीं होता है, ठीक है। जबकि आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो ये बोलो आपसे मैं कहूँ गति होने पर भी आपसे मैं करूँ शून्य बोलो हो सकता है, ठीक है, बोलो सकता है। सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कोई पार्टिकल है इधर 10 मीटर जाए और आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ ए से बी और वापस यहीं पर आ जाए, तो बोलो आपसे मैं कहूँ कुल विस्थापन जो होगा वो क्या होगा बोलो मैंने कहा बोलो 0 होगा। क्लियर, लेकिन कुल दूरी पूछेंगे तो 10 + 10 क्या होगा 20, क्योंकि अदिश राशि है, केवल परिमाण जोड़ना है। विस्थापन सदिश राशि है तो परिमाण के साथ दिशा भी होगा। आपसे मैं कह रहा हूँ एक्चुअली 0 कैसे हो गया, तो मैंने कहा कि बोलो कुल विस्थापन जब हम करते हैं, मेरी बात को समझना, तो मैंने कहा जब इधर गया तो बोलो 10 i कैप, जब वापस इधर आया तो 10 -i कैप। क्लियर, तो टोटल क्या हो गया 0। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आपसे मैं कहूँ दूरी और विस्थापन आपसे मैं कहूँ आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं, मैंने कहा चाल और वेग, ठीक है। तो चाल और वेग की बात करें, बोलो मैंने लिखा चाल मतलब क्या स्पीड, और आपसे मैं कहूँ वेग की बात करें, वेग मतलब क्या वेलोसिटी। तो पहला पॉइंट डिफरेंस का, चाल किसको कहते हैं दूरी में परिवर्तन की दर, ठीक है। बोलो मैंने कहा दूरी में परिवर्तन आपसे मैं कह रहा हूँ की दर, ठीक है, बोलो को क्या कहते हैं चाल कहते हैं, ठीक है। जबकि मैंने कहा बोलो वेग क्या होगा, मैंने कहा विस्थापन में बोलो परिवर्तन बोलो की आपसे दर को वेग कहते हैं, ठीक है। बोलो मैंने कहा चेंज ऑफ रेट ऑफ आपसे डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है वेलोसिटी, चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्टेंस क्या कहलाता है स्पीड कहलाता है। आपसे मैं कहूँ ये क्या होता है बोलो अदिश राशि, आपसे मैं कहूँ ये क्या होता है सदिश राशि, क्या होता है बोलो सदिश राशि। क्लियर, बोलो स्केलर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज। तो जो चाल होती है इसका बोलो मैंने कहा केवल क्या होता है परिमाण, आपसे मैं कह रहा हूँ ओनली क्या होता है बोलो मैंने कहा ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओनली परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। जबकि जो वेग होता है इसका परिमाण आपसे मैं को एंड दिशा बोलो दोनों आपसे में को होते हैं, ठीक है। और जो आपका चाल होगा इसका मान आपसे मैं करूँ मान बोलो मैंने कहा हमेशा क्या रहेगा बोलो धनात्मक, ठीक है।
जब आप समय को होता है, जबकि जो चाल है वो आप जो वेग है वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आप समय को दोनों बोलो हो सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये अंतर समझ में आया होगा। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ स्पेशल नोट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि बोलो चाहे स्पीड हो चाहे आपसे मैं को वेलोसिटी हो, ठीक है, दोनों की बोलो यूनिट जो है वो सेम होगी और वो मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। दोनों की ही विमा की बात करेंगे तो मैंने कहा m0L1T-1 होगा। क्लियर? बात समझ में आए? और जब कोई रेखीय गति होती है तो रेखीय गति में चाल और आपसे मैं करूं बोलो मैंने कहा वेग और चाल समान होता है। क्लियर? ओके, मैंने कहा रेखीय आपसे मैं कहूँ गति, ठीक है, गति में आपसे मैं कहूँ यानी एक ही दिशा में जब चाल रहे होते हैं तो आपसे मैं करूँ v बोलो स्पीड, आपसे मैं कहूँ v वेलोसिटी, दोनों क्या होते हैं बोलो समान होते हैं, ठीक है। बात समझ में आए बोलो? ओके, अब आपसे मैं को एक स्पेशल नोट, आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, औसत आपसे मैं करूँ चाल, ठीक है। तो मैंने कहा एवरेज स्पीड, ठीक है, औसत वेग हो या औसत चाल हो तो v एवरेज क्या होता है, कुल दूरी आपसे मैं करूं कुल दूरी डिवाइड बाय कुल समय, ठीक है। मैंने कहा बोलो कुल दूरी डिवाइड बाय कुल समय, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसमें भी क्या होता है न्यूमेरिकली दो केस बनते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा केस फर्स्ट, आपसे मैं कहूँ यदि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा असमान बोलो आपसे असमान दूरी बोलो समान समय आपसे मैं कह रहा हूँ में तय की जाए, ठीक है। तो आपसे मैं करूं औसत आपको अगर चाल पूछे, क्लियर, यानी इस कंडीशन के साथ कि सपोजेड यहाँ से यहाँ बोलो मैंने कहा ये आपका D1 है, ये आपका D2 है, इसको भी T समय में पूरा किया, इसको भी T समय में पूरा किया, ये V1 चाल से ये V2 चाल से, तो जब भी V एवरेज पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, कुल दूरी आपसे मैं को डिवाइड बाय कुल समय। क्लियर? तो आपने देखा d प्लस D2 डिवाइड बाय 2t हो गया। अब आपको पता है आपको फॉर्मूला V1 V2 के रूप में निकालना है, तो V1 क्या होगा बोलो D1 अपॉन T। तो आपसे मैं कह रहा हूँ जहां पर D1 है वहां क्या लिख सकते हो V1 इंटू टी। क्लियर? मैंने कहा V2 इजिकल टू क्या है D2 अपॉन T, तो जहां पर आपका D2 है वहां क्या लिख सकते हो V2T। तो इसका मतलब हुआ V एवरेज अगर हम करेंगे तो यहाँ पर VT बोलो प्लस V2T डिवाइड बाय 2T। क्लियर? तो T कॉमन होके कट जाएगा और क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ऐसे केस के अंदर जो V एवरेज आएगा वो डायरेक्ट V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2 करके कर सकते हो। बात समझ में आए? ओके, इसी तरह से एक केस और बनता है, बोलो आपसे उल्टा केस सेकंड क्या, यदि आपसे मैं कहूँ समान दूरी बोलो आपसे मैं कहूँ असमान समय बोलो आपसे मैं कहूँ में तय की जाए, ठीक है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ औसत चाल, अक्सर इनके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस बार क्या कहना चाह रहा है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये भी बोलो आपकी D दूरी है, ये भी D दूरी है, इसको T1 टाइम में इसको T2 टाइम में V1 चाल से V2 चाल से गति करता है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है हमें क्या निकालना, V औसत, ठीक है। तो V एवरेज निकालेंगे तो वही कुल दूरी बोलो आपसे कुल दूरी बोलो डिवाइड बाय कुल समय। क्लियर? तो मैंने कहा बोलो क्या हो गया 2D अपॉन T1 प्लस T2, बट हमें तो आंसर बोलो V1 V2 के रूप में निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर लेंगे V1 क्या होता है D अपॉन बोलो मैंने कहा T1। क्लियर? तो इसका मतलब जहां पर भी T1 है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं बोलो D अपॉन V1 लिख सकते हैं, V2 की जगह D अपॉन T2, तो जहां पर भी T2 होगा वहां D अपॉन V2 लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब V एवरेज को सॉल्व करते हैं तो 2D तो आपका लिख दिया,
T1 की जगह D/V1 लिखा, T2 की जगह D/V2 लिखा। बोलो आपसे मैं करूँ D को कॉमन लिया, ऊपर कट जाएगा तो 2/1/V1 1/V2। यहाँ पर बोलो आपसे मैं को एलसीएम लेंगे तो आपसे मैं को एलसीएम में V1 V2 और यहाँ पर V2 V1। तो फाइनली हमारा औसत वेग बोलो औसत चाल क्या आ गई 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब आपको ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको बस ये ध्यान देना है कि क्या कंडीशन दे रखी है। अब क्या होता है कि हम भूल जाते हैं वहां पर कौन सा फॉर्मूला कब यूज लेना है। एक ट्रिक बता रहा हूं। क्या ट्रिक बता रहा हूं, इधर देखो। इसमें आपको समान क्या दे रखा है, समय। इसका मतलब हुआ कि चाहे एवरेज जो स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम है। जब समान समय दे रखा तो नीचे टी से 2t आएगा, इसका मतलब नीचे 2 आएगा। इसका मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, v1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2 वाला। और मैंने कहा इस वाले के अंदर समान क्या है, दूरी। तो इसका मतलब कुल दूरी डिवाइड बाय कुल समय। तो डी से 2 पर 2 आएगा तो फॉर्मूला 2 V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 वाला यूज करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद एक्सीलरेशन की बात करें, बोलो हम बचपन से जानते हैं कि बोलो वेग में परिवर्तन की दर, बोलो चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। मैंने कहा वेग में बोलो परिवर्तन, आपसे मैं कहूँ वेग में परिवर्तन बोलो की दर को आपसे मैं कहूँ क्या कहते हैं, बोलो एक्सीलरेशन बोलो कहते हैं। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि A इजिकल टू आपसे मैं कह रहा हूँ dV/dt। क्लियर। और आपसे मैं कह रहा हूँ यहीं पर 8t सेकेंड अगर करें तो dV/dt बोलो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर यूनिट की बात करें तो मैंने कहा वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, नीचे सेकेंड, तो बोलो क्या बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम विमा की बात करें तो मैंने कहा मीटर का तो बोला मास नहीं है तो m0 L1 T-2। क्लियर। तो आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है आपको रेखीय गति के अंदर एक तो आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको गति के समीकरण, आपसे मैं कहूँ गति के समीकरण बचपन से पढ़ते हो, इक्वेशन आपसे मैं कह रहा हूँ ऑफ मोशन। ठीक है। तो गति के समीकरण के अंदर आपको पता होना चाहिए पहला फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। प्रथम समीकरण की बात करें तो v इजिकल टू u प्लस at। क्लियर। आपसे मैं बात करूं मैं बोलो सेकेंड इक्वेशन बोलो द्वितीय समीकरण, तो मैंने कहा आपको s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर। और मैंने कहा थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो थर्ड इक्वेशन जो होती है वो v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपको थर्ड ग्रेड मेंस के अंदर इतनी सिंपल चीज पूछ सकते हैं कि गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, प्रथम समीकरण क्या होता है, ऐसी सिंपल बातें भी आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर। इन समीकरणों को यूज करने की एक शर्त क्या है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ए क्या होना चाहिए, नियत। आपसे मैं कह रहा हूं जब भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी इन गति की समीकरणों को उपयोग किया जा सकता है। और जब ऊर्ध्वाधर गति होती है तो उसके अंदर तो ए आपका जी होता है, तो वहां तो आप बिंदास यूज कर सकते हो। बोलो बात समझ में। जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो जी की डायरेक्शन नीचे होती है, तो वहां तो आप जी बोलो पॉजिटिव यूज करोगे। और जब भी कोई बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब जी नीचे काम करता है, उस समय वो रिटार्डेशन मंदन का काम करेगा, तो उस समय आपको ए की जगह जी ना यूज करके माइनस जी यूज करना। क्लियर। मेरी बात समझ में आई। बोलो आपको मेरे कहने का मतलब ए क्या रहना चाहिए, बोलो आपसे नियत। और मैंने कहा ऊर्ध्वाधर बोलो गति, ऊर्ध्वाधर रेखीय बोलो गति में बोलो मैंने कहा आपको अगर आपसे मेरे को ऊपर से नीचे हो रही हो तो ए इजिकल टू जी यूज करना है। बोलो नीचे से ऊपर आप बोलो कर रहे हो तो ए की जगह माइनस जी यूज करना है, क्योंकि यहां पर ये त्वरण का काम करेगा, यहां पर ये मंदन का काम करेगा। आई होप आपको रेख की गति समझ में आया होगा। क्लियर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। बोलो मैंने कहा दूसरी वर्ताकार गति। ठीक है। वर्ताकार गति मतलब सर्कुलर मोशन। आपसे मैं कह रहा हूं कौन सी मोशन, बोलो सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो आपसे मैं कह रहा हूं
बोलो वर्तीय पथ पर होने वाली गति को क्या कहते हैं? वर्ताकार गति। मैंने कहा वर्तीय पथ आप समय को पर, ठीक है, होने, बोलो होने वाली आप समय को गति को मैंने कहा वर्ताकार, बोलो गति आप समय को कहते हैं। ठीक है, अब आपसे मैंने कहा ये वर्ताकार गति है, सपोजिट सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो मैंने कहा इस गति के अंदर दो तरह के आपसे मैं करूं त्वरण होते हैं। एक होता है एसी, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्रीय, बोलो अभिकेंद्रीय त्वरण। क्लियर? और मैंने कहा ये जो एसी होता है वो v²/r के बराबर होता है, और यह आपसे मेरे को दिशा में, बोलो परिवर्तन, आपसे मेरे को परिवर्तन के लिए क्या होता है? बोलो जिम्मेदार। क्लियर? और मैंने कहा बोलो एटी जो होता है, टी फॉर टेंजेंटाइल, मतलब मैंने कहा स्पर्श रेखीय, बोलो क्या होता है? ये त्वरण होता है। और मैंने कहा एटी जो होता है, बोलो एटी जो होता है वो आप dv/dt। क्लियर? और ये जो होता है, बोलो आपसे मैं कहूँ ये है, बोलो मैंने कहा चाल के, बोलो मैंने कहा परिमाण में, बोलो आपसे मैं को परिवर्तन के लिए आपसे मैं करूं जिम्मेदार। ठीक है, जिम्मेदार। क्लियर? इसका मतलब यहां पर जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो अगर मुझे नेट परिणामी निकालना होगा तो जब भी दो चीजें परपेंडिकुलर होती है तो उनका परिणामी हमेशा कैसे निकाला जाता है? ऐसे ही निकाला जाता है। क्लियर? तो अगर दोनों मिल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको सर्कुलर मोशन का एक बेसिक एग्जांपल आपको मैंने थोड़ी बताई। अब आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं सर्कुलर, बोलो सर्कुलर मोशन। ठीक है, बोलो मैंने कहा वर्ताकार गति के दो प्रकार होते हैं। बोलो मैंने कहा एक होता है एक समान वर्ताकार गति और एक असमान। एक मैंने कहा बोलो समान वर्ताकार यूनिफॉर्म, एक समान आपसे मैं कहूँ वर्ताकार गति। ठीक है, बोलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मैंने कहा बोलो सर्कुलर मोशन। क्लियर? और एक होती है, बोलो आपसे मैं करूं असमान, नॉन यूनिफॉर्म, असमान मैंने कहा वर्ताकार गति। ठीक है, बोलो एक यूनिफॉर्म और एक क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, बोलो मैंने कहा नॉन यूनिफॉर्म, मैंने कहा सर्कुलर मोशन। क्लियर? ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि बोलो क्या अंतर है दोनों में? बोलो जो यूनिफॉर्म वाली होगी आपसे मैं करूं उसके अंदर हर गति के बिंदु पर जो चाल है उसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो सेम होगी। जो आपकी नॉन यूनिफॉर्म होगी उसके अंदर आपसे मैं करूं हर बिंदु पर जो चाल होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो अलग होगी। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब अंतर करते हैं। बोलो पहला डिफरेंस आपसे मैं कह रहा हूं क्या होगा? तो पहला डिफरेंस का मतलब हुआ, मैंने कहा कि एक समान वर्ताकार गति, मैंने कहा इसमें बोलो गति, बोलो मैंने कहा वर्ताकार गति के प्रत्येक बिंदु, आपसे मैं कहूं प्रत्येक बिंदु पर बोलो कण की आपसे मैं कहूं चाल, मैंने कहा स्पीड, बोलो एक समान होती है, एक समान होती है। ठीक है, अगेन ध्यान रखना मैंने यहाँ चाल बोला है, वेग नहीं बोला है। क्लियर? बोलो चाल एक समान होती है। और इसमें बोला मैंने, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ चाल प्रत्येक बिंदु पर, चाल प्रत्येक बोलो आपसे बिंदु पर अलग अलग आपसे में को होती है। क्लियर? नंबर 2 आपसे मैं कह रहा हूं इसके अंदर बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ए बोलो सी, बोलो v²/r होगा और ए टी जो होगा वो क्या होगा? 0, क्योंकि आपसे मैं कह रहा हूं ए टी बोलो चाल में परिवर्तन की दर है, जब चाल ही कांस्टेंट है तो परिवर्तन 0 होगा। तो आपसे मैं कहूँ यहाँ पर अगर ए नेट करेंगे तो बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ए सी का स्क्वायर का रूट मतलब ए सी के बराबर ही आएगा। क्लियर? जब
जबकि इधर मैं बात करूं तो मैंने कहा ए सी वी स्क्वायर अपॉन आर ये भी होगा, ए टी बोलो डी वी अपॉन डी टी ये भी होगा। तो यहाँ पर जो परिणामी होगा वो आपसे मेरे को ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का रूट होगा। क्लियर। अब आपसे मेरे को सबसे मेन चीज क्या कि बोलो इनके एग्जाम्पल क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि बोलो एक समान वर्ताकार गति का एग्जाम्पल क्या होता है, ये कहाँ देखने को मिलती है। तो मैंने कहा क्षैतिज तल में हॉरिजेंटल प्लेन में जो सर्कुलर मोशन होती है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उदाहरण होती है। मैंने कहा बोलो एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा क्षैतिज तल, ठीक है, क्षैतिज तल में होने वाली बोलो मैंने कहा वर्ताकार गति, ठीक है, बोलो क्षैतिज तल में होने वाली वर्ताकार गति। क्लियर। और यहां पर बोलो मैंने कहा बोलो नॉन यूनिफॉर्म असमान का एग्जाम्पल क्या है, ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर आपसे मैं कहूं तल, ठीक है, में होने वाली आपसे मैं कहूं वर्ताकार गति, ठीक है। बोलो आपने देखा होगा जब भी आप कभी मेलों में जाते हो तो एक तो आपसे मेरे को झूला, एक तो ऐसा बोलो आपसे बच्चों को घुमाने की होता है, एक ऐसा होता है। क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है बोलो आपसे मैं करूं यहाँ पर ये वाली ये होगी और ये वाली ये होगी। क्लियर। तो आपसे मैं कहूं आपको सर्कुलर मोशन समझ में आया होगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं बोलो आपको पता होना चाहिए। यदि बोलो आपको बोला वर्ताकार आपसे मैं कहूं गति में AC और AT का मान बोलो आपसे मैं को अभिकेंद्री और आप स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है, का मान आपसे मैं को मान क्रम से अगर आपको दे रखा है बोलो मैंने कहा यहाँ पर बोलो आपको 3 और 4 मीटर पर सेकंड है, सेकंड स्क्वायर है, तो परिणामी आपसे मैं कह रहा हूं परिणामी बोलो आपसे मैं कहूं त्वरण का मान होगा। क्लियर। और ऑप्शन में आपको मिलता है एक आपसे मैं कहूँ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक मिलता है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक मिलता है 5 आपसे मैं कह रहा हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक मिलता है आपको सपोज है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी सिंपल। जब दो एसिलेशन दे रखे हैं तो आपसे मैं कहूँ ए नेट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर का रूट करेंगे। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 3 का स्क्वायर, बोलो क्या करोगे 3 का स्क्वायर पर 4 का स्क्वायर का रूट, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और बोलो 25 का रूट कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपको मैं 2 मोशन पढ़ा चुका हूँ, रेखीय गति और वर्ताकार गति। फिर हम पढ़ते हैं बोलो आवर्त गति, ठीक है। बोलो आवर्त गति मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलो पीरियोडिक मोशन, ठीक है। बोलो मैंने कहा पीरियोडिक मोशन क्या होता है, बोलो आपसे वह गति जिसमें बोलो कण एक निश्चित समय के पश्चात अपने पथ को दोहराता है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त गति। मैंने कहा वह गति बोलो जिसमें आपसे मैं कह रहा हूं कण बोलो पार्टिकल, मैंने कहा पार्टिकल एक निश्चित आपसे मैं करूं निश्चित समय बोलो समय के पश्चात अपने आपसे मैं को अपने पथ को आपसे मैं को दोहराता है, बोलो दोहराता है, उसे हम क्या कहते हैं बोलो आवर्त गति, ठीक है, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्लियर। इसका मतलब एग्जाम्पल सबसे बेस्ट क्या दे सकता हूं, मैंने कहा सूर्य बोलो आपसे मैं कहूँ कि चारों ओर बोलो ग्रह आपसे मैं कह रहा हूँ कि गति। क्लियर। किसका एग्जाम्पल होगा, आवर्त गति का। क्लियर। उसके बाद है आपसे मैं कहूँ दोलन गति, ठीक है। दोलन गति मतलब ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, ऑसिलेटरी आपसे मैं कहूँ मोशन, ठीक है। और आपसे मैं कहूँ दोलन गति क्या होती है, बोलो आपसे मैं करूँ किसी भी कण की माध्य यानी मीन के दोनों ओर आवर्त रूप से होने वाली गति को दोलन गति कहते हैं। मैंने कहा बोलो आपसे किसी कण बोलो की
माध्य, माध्य मतलब क्या, मीन, ठीक है, कि आपसे मैं दोनों और आपसे मैं को आवर्त रूप से, ठीक है, आवर्त रूप से होने वाली गति को क्या कहते हैं बोलो, दोलन गति, आपसे मैं दोलन गति कहते हैं। इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बोलो, मैंने कहा सरल लोलक, ठीक है, सरल लोलक की गति, बात समझ में, सरल लोलक की गति मतलब आप इमेजिन करो ये कोई सरल लोलक है, ये आपका माध्य है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो इसके इधर और इधर आपसे मैं कहूँ, ये जो आपसे मैं कहूँ इस तरह से गति करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, दोलन गति। इसी तरह से मैंने कहा स्प्रिंग लोलक, ठीक है, वो सिंपल पेंडुलम और ये स्प्रिंग पेंडुलम की गति, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ स्प्रिंग पेंडुलम मतलब आप समझ गए कि बोलो ये एक मास है, क्लियर, ये क्या हो गया बोलो, माध्य है। अगर मैं इसको लटका के छोड़ दूं तो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो ये इस तरह से जो गति करेगा माध्य के दोनों ओर, उसको हम क्या कहेंगे, दोलन गति। मेरी बात समझ में आई होगी, क्लियर। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं, आपको क्या पता होना चाहिए, थोड़ा सा बोलो दोलन आपसे मैं कहूँ गति, ठीक है, के अवयव, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पहला मैंने कहा विस्थापन, ठीक है, तो आपसे मैं कहूँ जब भी हम दोलन गति की बात करते हैं तो दोलन गति के अंदर बोलो मैंने कहा ये एक आपका मीन के दोनों ओर गति करते हैं, तो मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो कण ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, तब उसका एक चक्र पूरा होता है। तो हमें हमेशा एक ये जो क्वार्टर है उसकी स्टडी करनी होती है। तो मैंने कहा बोलो एक चक्र एंगल में देखे तो 360 में कंप्लीट होता है, और आपसे मेरे को आयाम में देखे तो बोलो आपसे मैं करूँ a/a में पूरा होता है। तो x बराबर आपसे मैं करूँ ये थीटा बराबर क्या है 0, ये क्या है बोलो 30, ये क्या है बोलो 45, ये क्या है 60, ये क्या है 90, क्लियर। तो आपसे मेरे को इन पॉइंट पर आपसे विस्थापन क्या होगा, तो मैंने कहा x बराबर a साइन थीटा, इस फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हो। कैसे, मैंने कहा थीटा बराबर 0 पर तो x बराबर क्या होगा 0 होगा, क्लियर। मैंने कहा थीटा बराबर 30 पर बोलो x बराबर क्या होगा, तो a साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती तो क्या हो जाएगा a/2, यानी थीटा पर क्या हो जाएगा a/2। मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ थीटा बराबर 45 पर x बराबर a साइन 45, आपसे मैं कह रहा हूँ 45, तो क्या हो जाएगा a/√2, क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा a/√2। फिर मैंने कहा थीटा बराबर 60 पर, क्लियर, तो x बराबर a साइन 60, तो क्या हो जाएगा √3a/2 हो जाएगा, यानी इस 60 पर क्या होता है विस्थापन √3a/2 होता है। और मैंने कहा थीटा बराबर 90 पर बोलो x बराबर a साइन 90, यानी क्या हो जाएगा a यानी अधिकतम विस्थापन हो जाएगा, क्लियर। तो दोलन गति एक अलग तरह की गति होती है जिसके अवयव आपको निकालने आने चाहिए। अवयव क्या होते हैं, मैंने कहा या तो विस्थापन, वेग और त्वरण। तो मैंने कहा विस्थापन बताया, अब मैंने कहा बोलो वेग की बात करूं, क्लियर। तो वेग के लिए आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए a ओमेगा बोलो कॉस थीटा, ठीक है। या मैंने कहा बोलो आपसे मैं करूं a बोलो आपसे मैं करूं v इज इक्वल टू ओमेगा बोलो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये विस्थापन के रूप में है और आपसे मैं कह रहा हूँ ये थीटा के रूप में है। अगेन मैंने कहा ये एक क्वार्टर है, क्लियर। तो मैंने कहा थीटा बराबर 0, 30, 45 बोलो 60 और 90, क्लियर। या x बराबर 0, a/2, a/√2, √3a/2 और a। आपसे मैं करूँ इनमें से कहीं पर भी आपको वेग पूछे तो आप कर सकते हो, एंगल का फॉर्मूला ये रहा, विस्थापन का ये रहा। ज़्यादा बेटर होगा आप इससे करो, क्योंकि आपको अगर विस्थापन दे तो एंगल में बदल लो, क्लियर। जैसे मैंने कहा थीटा बराबर 0 पर, क्लियर। तो मैंने कहा v इज इक्वल टू क्या होगा a ओमेगा कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो बोलो a ओमेगा आएगा। इसका मतलब हुआ कि जहाँ मीन होता है वहाँ
अधिकतम वेग होता है बोलो आपसे और v a ओमेगा के बराबर होता है। क्लियर। इसी तरह से किसी भी पोजीशन पे कर सकते हो, जैसे मैंने थीटा इज इक्वल टू 30 पे करना है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए a ओमेगा कोस 30। कोस 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए √3a बाई आपसे मेरे को √3/2 होती है, तो √3 बोलो बाई 2a ओमेगा हो जाएगा। क्लियर। तो मैंने कहा इसी तरह से थीटा बराबर 90 पर, तो मैंने कहा v इज इक्वल टू a ओमेगा कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर मिनिमम होगा और क्या होगा 0 होगा। तो हमें क्या पता चला कि इस आपको पूछा जाए कभी भी दोलन गति के अंदर बोलो सबसे ज्यादा वेग कहाँ रहता है, माध्य पर। क्लियर। और सबसे कम कहाँ रहता है, चरम स्थिति पर। चरम स्थिति मतलब पीक पोजीशन। क्लियर। और ये क्या हो गया बोलो मीन पोजीशन। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर क्या होगी बोलो मिनिमम होगी। क्लियर। तो आपसे मेरे को ये भी आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तीसरा कंपोनेंट है बोलो एक्सीलरेशन। तो मैंने कहा कि आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो ए वाली जो मोशन होती है बोलो आवर इसमें बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ F बराबर -kx। क्लियर। मतलब जब इधर विस्थापन होता है तो बल किधर लगता है, इधर लगता है। इसका मतलब हुआ कि A इज इक्वल टू -a ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने इसलिए बताया नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि जब विस्थापन इधर होगा तो बल इधर लगेगा। क्लियर। और यहाँ पर भी अगर आपसे पूछा जाए ए मैक्सिमम तो आप कहोगे चरम बोलो स्थिति पर। क्लियर। और मैंने कहा ए मिनिमम तो कहाँ पर बोलो माध्य पर। बोलो बात समझ में आए। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने आपको बोलो आपसे दोलन गति भी अच्छे से बता दी, आवर्त गति भी बता दी, वर्ताकार गति भी बता दी और रेखीय गति भी बता दी। क्लियर। एक आपको क्या पता होना चाहिए, घूर्णन गति। ठीक है। तो घूर्णन गति मतलब रोटेशनल मोशन। आपसे मैं कह रहा हूं कोई भी पार्टिकल किसी अक्ष के सापेक्ष बोलो आपसे बोलो गति करता है तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति। आपसे मैं कह रहा हूं किसी मैंने कहा कण की बोलो अक्ष आपसे मैं कह रहा हूं के सापेक्ष, आपसे मैं कहूं सापेक्ष बोलो आपसे होने वाली आपसे मैं कह रहा हूं बोलो गति। ठीक है। बोलो को क्या कहते हैं, बोलो घूर्णन गति आपसे मैं कह रहा हूं कहते हैं। ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो मैंने कहा बोलो पंखे बोलो की आपसे गति। जब भी आपका कोई भी फैन इस तरह से गति करता है तो वो एक अक्ष के सापेक्ष गति करता है। इसी तरह से मैंने कहा स्टैंड पर आपसे मैं कहूँ मेन स्टैंड पर खड़े आपसे मैं कहूँ वाहन बोलो वाहन के आपसे मैं कहूँ पहिए व्हील की गति। क्लियर। बोलो जब गाड़ी चल रही होती तब नहीं, बोलो मेन स्टैंड पे खड़ा होकर आप व्हील को घुमाओगे तो वो वाली गति कौन सी होगी, घूर्णन गति। क्योंकि जब भी कोई गाड़ी चल रही होती है तब तो आपसे मैं को जो पहिया गति करता है उसको हम बोलो रोलिंग मोशन कहते हैं, लोटनी गति कहते हैं। बोलो मैंने कहने का मतलब है एक होती है बोलो लोटनी गति, रोलिंग मोशन। ठीक है। रोलिंग मोशन आपसे मेरे को रोलिंग मोशन का मतलब होता है लोटनी गति। ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये क्या है, बोलो मैंने कहा चलते हुए वाहन बोलो के व्हील आपसे मैं कह रहा हूं की गति। क्लियर। और जो लोटनी गति होती है बोलो लोटनी गति होती है वो हमेशा स्थानांतरण गति टेरिस्ट्रियल मोशन प्लस मैंने कहा बोलो घूर्णन गति। ठीक है। दोनों का मिला रूप होता है। ठीक है। बोलो जिसके अंदर एक पहिया बोलो आपसे में घूर्णन गति भी करता है और एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर। तो दोस्तों मैंने आपको आपसे मैं करूँ हमारा कंटेंट था गति और गति के नियम। इसमें मैंने आपको एक कंटेंट समझाया जिसका नाम है गति। क्लियर। उसके बाद हम पढ़ते हैं बोलो गति के नियम। आपसे मैं कहूँ गति के नियम। ठीक है। तो गति के नियम मतलब लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। गति के नियम की बात करें लॉज ऑफ मोशन तो मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गति के 3 नियम हैं। बोलो आपसे मैं कहूँ एक है बोलो दिए किसने, बोलो न्यूटन ने। ठीक है। किसने दिए, बोलो न्यूटन द्वारा। क्लियर। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम बोले या गति का प्रथम नियम बोले एक ही बात है। एक है गति का बोलो प्रथम नियम। क्लियर। गति का
प्रथम नियम जिसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसके अलावा मैंने कहा बोलो गति का सेकंड नियम, द्वितीय नियम, या इसी को कहते हैं गति का वास्तविक नियम। ठीक है, क्या कहते हैं, गति का रियल लॉ ऑफ मोशन, आपसे गति का वास्तविक बोलो नियम भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है बोलो मैंने कहा गति का थर्ड नियम। ठीक है, तृतीय नियम, या जिसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया आपसे मैं कहूँ का नियम। ठीक है, तो ये तीनों नियम समझे उससे पहले हमें एक वर्ड क्लियर कर लेना चाहिए जिसका नाम होता है जड़त्व, क्लियर, इनर्शिया। तो मेरे कहने का मतलब जड़त्व क्या होता है, किसी भी वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम जड़त्व कहते हैं। मैंने कहा किसी बोलो वस्तु का वह गुण, आपसे मैं कहूँ वह गुण जो उसकी, आपसे मैं कह रहा हूँ उसकी अवस्था परिवर्तन, आपसे मैं उसकी अवस्था बोलो परिवर्तन का बोलो मैंने कहा क्या करता है, बोलो विरोध आपसे मैं कहूँ करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बोलो जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जड़त्व कहते हैं। अब मैंने कहा किसी का जड़त्व ज़्यादा होगा कम होगा कैसे निर्धारित किया जाता है, तो मैंने कहा बोलो जड़त्व जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर, वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती। जिसका मास ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा। इसका मतलब हुआ एक आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो 10 रुपये बोलो का क्या है, बोलो नोट है। क्लियर, और एक रुपये का क्या है, बोलो का क्या है, कॉइन है। तो बोलो जड़त्व ज़्यादा किसका होगा, बोलो आप कहोगे जड़त्व इसका ज़्यादा होगा। जिसका मास ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा। क्लियर, तो ये तो हमने जड़त्व ज़्यादा और कम बोलो आपसे मैं करूँ के फंडे को समझ लिया, लेकिन आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जड़त्व की बोलो आपसे कोई इकाई विमा नहीं होती है, क्योंकि ये कोई भौतिक राशि नहीं होती है। अक्सर आपको एग्जाम में पूछ ले जड़त्व की इकाई क्या होती है, तो आप द्रव्यमान के समानुपाती देख के ग्राम किलोग्राम ऐसा मत सोच लेना। बोलो ये तो केवल आपका जड़त्व किसी का ज़्यादा या कम देखने का तरीका बताया मैंने, बाकी जड़त्व आपसे मैं कहूँ कोई भौतिक राशि नहीं होती, इसका मतलब इसकी कोई इकाई और कोई विमा नहीं होती है। क्लियर, तो जड़त्व का फड्डा समझ में आया। तो अब हम समझते एक एक नियम। मैंने कहा बोलो आपसे गति का प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम जिसको हम क्या कहते हैं, बोलो जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम क्या कहता है, ये बोलो नियम, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। बोलो आपसे मैं को इस नियम के अनुसार आपसे मैं कह रहा हूँ कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती, कोई वस्तु आपसे मैं कह रहा हूँ कोई अनुसार कोई आपसे मैं कहूँ वस्तु मैंने कहा स्थिर है तो वह आपसे मैं कहूँ स्थिर रहना बोलो चाहती है। ठीक है, चाहती है, तथा बोलो मैंने कहा गतिशील, बोलो गतिशील आपसे मैं कहूँ है तो गतिशील आपसे मैं कहूँ रहना बोलो रहना चाहती है। ठीक है, चाहती है, जब आपसे तक उस पर आपसे मैं उस पर कोई बोलो बाह्य बल आपसे मैं कहूँ बाह्य बल ने कार्यरत आपसे मैं को हो। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब गति का जो प्रथम नियम है, बात समझ, उसको हम व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। क्लियर, तो इसी के आपसे मैं को एग्जाम्पल के अंदर एक आता है आपसे मैं करूँ स्थिर बोलो अवस्था आपसे मैं करूँ का जड़त्व। क्लियर, बोलो आपसे एक स्थिर अवस्था का जड़त्व, एक होता है बोलो गतिशील आपसे मैं कहूँ अवस्था बोलो का जड़त्व। क्लियर, और आपसे मैं कहूँ एक होता है दिशा का जड़त्व। क्लियर, बोलो दिशा का जड़त्व। मेरी बात को समझना, मेरे कहने का मतलब है पहला है स्थिर अवस्था का जड़त्व। क्या कहना चाहते, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, इसका मतलब ही हुआ
कि बोलो क्या एग्जाम्पल होंगे। आपने देखा होगा एक बस रुकी हुई है जिसमें आप बैठे हो, क्लियर। बोलो अचानक बस जब चलती है तो आप कहाँ जाते हो, बोलो पीछे की तरफ, क्योंकि आपकी बॉडी स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। आपसे मैं कह रहा हूँ, आपने देखा होगा कि एक कंबल है जिसके अंदर बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल है, क्लियर, मस्ती से अंदर सोए हुए हैं। आप जब भी उस पर क्या मारते हो, लकड़ी मारते हो, तो बोलो डस्ट के पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। एक्चुअली वो बाहर निकले नहीं, हुआ क्या कि बोलो आपसे में कंबल के अंदर क्या थे, डस्ट के पार्टिकल थे। आपने कंबल पे मारा तो कंबल तो चली गई आगे और वो पार्टिकल वहां के वहीं रह गए, तो वो बाहर निकल गए, क्लियर। मेरी बात समझ में आए। पेड़ की डाली को हिलाने पर बोलो फ्रूट का, फलों का नीचे गिर जाना, तो मेरे कहने का मतलब है मस्त मोला बोलो सारे फल पेड़ पे लगे हुए थे, क्लियर। और आपसे मैं करूँ पेड़ से हिलाया तो पेड़ की डाली यूं हिली इधर गई, तो फलने का मैं यही रहूंगा, तो खींचने से बोलो फल कहाँ नीचे गिर गया, क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ ये किसका एग्जाम्पल हुआ, स्थिर अवस्था के जड़त्व के। गतिशील अवस्था के जड़त्व का एग्जाम्पल क्या होंगे, आपने देखा हुआ चलती हुई बस के अंदर आप मस्ती से बैठे हो, आप समय को आप भी बस के साथ जा रहे हो, अचानक बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, आप बोलो आगे चले जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, क्लियर। आपसे में चलती बस के अंदर अगर आप नीचे बोलो आपसे में उतरोगे तो एकदम आप उतरोगे तो मुंह के बल नीचे गिर जाओगे, आपसे में, क्योंकि आपकी बॉडी गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप चलती बस से उतरते हो तो वैसे तो उतरना ही नहीं चाहिए, और न्यूटन कहता है कि फिर भी आपकी इच्छा है उतरने की तो मेरे नियम का पालन करो। आपको उतरने के बाद भी थोड़ी देर बोलो गाड़ी के साथ साथ उसी दिशा में थोड़ा दौड़ना चाहिए, चलना चाहिए, तब आप बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मुंह के बल नहीं गिरो, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब ये किसके एग्जाम्पल है, गतिशील अवस्था के नियम। दिशा का नियम क्या है, जब भी आप किसी गाड़ी में वाहन आपसे रोड पे जाते हो तो अचानक मोड़ आता है, तो आपने देखा हुआ गाड़ी एकदम यूं मुड़ती है, तो आप जो है इधर जाना चाह रहे हो तो इधर ही जाना, मतलब आपकी इधर ही, आप ऐसा कभी भी नहीं मुड़ते हो। इसका मतलब ये क्या होता है, दिशा का जड़त्व, मतलब आपकी बॉडी ऐसी है तो ऐसी रहनी चाहती है, इसीलिए आप बोलो बस के अंदर एकदम आप इस तरह से झटका खाते हो। तो मेरे कहने का मतलब है प्रॉब्लम कहाँ आती है, एग्जाम में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगाने पर व्यक्ति आगे की तरफ चला जाता है, तो ये बताइए प्रथम नियम में किस जड़त्व का उदाहरण है। स्थिर अवस्था का जड़त्व का उदाहरण है, गतिशील अवस्था का जड़त्व का उदाहरण है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आंसर देना है पहले क्या कंडीशन थी। अगर पहले बस चल रही थी तो एक गतिशील अवस्था के जड़त्व का उदाहरण होगा। अगर आपको कहा जाए बस रुकी हुई और अचानक चलने पर आपका पीछे की ओर जाना, किसका एग्जाम्पल है, पहले बस क्या थी, रुकी हुई थी, आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर अवस्था के जड़त्व का हो जाएगा। आई होप आपको प्रथम नियम समझ में आया होगा, क्लियर। बार बार जड़त्व का यूज आ रहा है इसलिए इस नियम का क्या बोला, जड़त्व का नियम भी बोला, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं, बोलो मैंने कहा गति का बोलो द्वितीय नियम, ठीक है, बोलो सेकंड नियम। आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो क्या बोला न्यूटन ने कि बोलो आपसे मैं को किसी भी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल जो होता है वो उसके संवेग में परिवर्तन दल के बराबर होता है। यानी आपसे मैं को एफ एक्सटर्नल जो होता है वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, क्लियर। यानी बाह्य बल आपसे मैं कहूँ बाह्य बल संवेग में बोलो संवेग में परिवर्तन की दर बोलो के आपसे मैं कहूँ बराबर होता है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब ये किसका नियम है, बोलो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। अब हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, एम वी, चेंज ऑफ P करूंगा तो मास तो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो यहाँ पर रखूंगा एफ एक्सटर्नल, तो मैंने कहा एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। हम जानते हैं बोलो ए क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, अभी बताया था मैंने, वेग में परिवर्तन की दर बोलो एक्सीलरेशन के बराबर होती है, तो इसका मतलब एफ एक्सटर्नल बराबर क्या आ गया, एम ए। तो आपसे मैं को इससे पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा था बल, तो मैंने यहीं से शुरुआत करते हैं एफ बराबर एम ए, और मैंने वहां भी बताया था कि एफ बराबर एम ए जो होता है वो एक्चुअली न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से आता है, बात समझ में। और यही जो नियम होता है उसे ही गति का वास्तविक नियम कहते हैं, क्योंकि इससे प्रथम नियम भी प्राप्त किया जा सकता है और द्वितीय नियम भी प्राप्त किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल नोट आपसे मैं कह रहा हूं, इससे बोलो गति का बोलो वास्तविक नियम, आपसे मैं कहूँ वास्तविक नियम भी
कहते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं क्योंकि, बोलो क्योंकि इससे मैंने कहा गति का फर्स्ट आपसे मैं कह रहा हूं नियम, ठीक है, एंड थर्ड नियम, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं नियम प्रतिपादित या प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया बोलो जा आपसे मैं कह रहा हूं सकता है। तो कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि गति का वास्तविक नियम कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए गति का वास्तविक नियम गति का द्वितीय नियम होता है, जो आपका न्यूमेरिकल रूप में होता है। आपको गति का द्वितीय नियम भी समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करें, बोलो आपसे गति का तृतीय नियम, क्लियर, बोलो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। गति का तृतीय नियम जिसको हम क्या कहते हैं, बोलो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। बोलो मैंने कहा क्रिया, बोलो प्रतिक्रिया आपसे मैं करूं का नियम, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गति का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है, न्यूटन कहता है प्रत्येक क्रिया के परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो न्यूटन के अनुसार या इस नियम के अनुसार एक ही बात है, बोलो प्रत्येक क्रिया, आपसे मैं कहूं क्रिया, ठीक है, क्रिया का मतलब क्या, एक्शन, बोलो के परिमाण आपसे मैं कहूं मैग्नीट्यूड में बोलो बराबर, आपसे मैं कहूं बराबर तथा दिशा में, दिशा यानी डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन में विपरीत, आपसे मैं कहूं विपरीत प्रतिक्रिया, आपसे मैं कहूं प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, बोलो आपसे मैं कहूं होती है, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ, ये जो नियम है अगर मैं इसका गणितीय रूप देखूं तो मैंने कहा F1 बोलो इज इक्वल टू, दोनों आपसे मैं करूं ऐसे कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, या करके बोलो आपसे मैं कहूं अगर मैं बोलो आपसे मैं करूं ऐसा करता हूं तो भी वो क्रिया प्रतिक्रिया को शो करता है, परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत। या मैं आपको तीसरा रूप लिखूं, अगर मैंने कहीं पर ऐसा लिखा, ये भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम को दर्शाता है। यानी कभी एग्जाम में आ जाए कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम का गणितीय रूप कैसा होगा, तो इन तीनों में से कोई सा भी रूप हो वो बराबर होगा। ये मुझे क्या कह रहा है कि बोलो क्रिया प्रतिक्रिया के दोनों परिमाण में बराबर होते हैं। ये मुझे क्या कह रहा है, दिशा में विपरीत होते हैं। और ये मुझे कहता है कि दोनों परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत, इसलिए उनका सदिश योग हमेशा 0 के बराबर होगा। और उसके बाद अगर इस नियम के एग्जाम्पल देखें तो आपसे मैंने कहा जब भी बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली जब आपसे में आगे जाती है तो बंदूक थोड़ी पीछे जाती है, क्रिया प्रतिक्रिया। आपसे मैंने कहा रॉकेट का नोदन ले लो, आपसे मेरे को हमारा बोलो बर्फ पर स्केटिंग करके चलना देख लो, सब के सब हमारा स्विमिंग ले लो, हर चीज किसका एग्जाम्पल है, बोलो क्रिया प्रतिक्रिया। हम जितना पीछे पानी को धकेलेंगे उतना हम आगे जाएंगे। इसका मतलब हुआ तैरना, स्विमिंग ले लो, बोलो आपसे मेरे को बर्फ पर बोलो हम जो स्केटिंग करते हैं वो ले लो, आपसे मेरे को रॉकेट बोलो का नोदन ले लो, आपसे मेरे को ये सारे के सारे गति के तृतीय नियम के उदाहरण है। आई होप आपको गति के तीनों नियम समझ में आए होंगे, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैं करूं मैं जो आपकी 9, 10, 8 की जो किताबों के अंदर जो एग्जाम्पल और जो मैटर है उसको मैं बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव व्यू में बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर। और आपसे मैं को अगेन मैंने आपको एक और चैप्टर जिसका नाम है गति और गति के नियम, वो मैंने आपको कंप्लीट स्टडी करा दिया है। बात समझ में आए तो आपको समझ में आया होगा। आपसे मैं को अगर आप अच्छे से इसको शुरू से एंड तक देखते हो और समझते हो, आपसे मैं करूं तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। गारंटी मेरी कि इससे बाहर कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने हर एक कंटेंट को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है, क्लियर। तो आपसे मेरे को अच्छे से पढ़ते रहो। एस्ट्रोब्लॉग मेहता सर हमेशा आपके साथ है। आपसे मेरे को साल की अगेन आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और आपसे मेरे को ये नया साल आपके जीवन के अंदर एक नई आपसे रोशनी लेके आए और सब अच्छे से सेलेक्ट होकर अपने ड्रीम्स जो आपने बोलो आपसे लक्ष्य जो बनाए हैं उनको पूरा करो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।